हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के अगले हिस्से को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को असहयोग आंदोलन के बारे में बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन किस तरह से स्टार्ट हुआ। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने खिलाफत समिति और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पूरा एजेंडा है वो ये है कि आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था, और देखेंगे कि चीजें किस तरह से आगे बढ़ी, असहयोग आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, उसके पीछे क्या इतिहास रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो कि जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था, इसके पीछे की क्या कहानी थी और इसका नाम असहयोग ही क्यों पड़ा, ये बात आती है हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखा है वो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था 1909 में। ठीक है, 1909 में उन्होंने चर्चा की थी असहयोग की। तो असहयोग ही इसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे ये कहानी है कि भाई गांधी जी का ये मानना था सीधा सीधा कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए चल रही क्योंकि हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हम लोग जब तक किसी चीज को सहयोग करते हैं तभी तक वो चीज चलती है। अगर मान लीजिए आपके सोसाइटी में, आपके आसपास सब कुछ सही चल रहा है, सब हर एक चीज नियम से हो रहा है, हर सभी नागरिक जो है अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे कर रहे हो कि ऐसा किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है? वो इसी तरह पॉसिबल हो पा रहा है कि हर कोई सरकार के साथ, संविधान के साथ सहयोग कर रहा है। जब हर किसी अगर हम लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? सरकार के लिए चीजें चलाना मुश्किल हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से गांधी जी ने बोला था कि भाई असहयोग का मतलब ही यही है कि ये भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार केवल इसी वजह से चल पा रही है क्योंकि हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं, सभी भारतीय उसका सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन भारतीयों ने अपना सहयोग हटा लिया उस दिन सब मामला खत्म, भारत से अंग्रेजी सरकार का जाना तय हो जाएगा। तो ये था असहयोग की भूमिका कि ये शब्द असहयोग ही क्यों चुना, उन्होंने अपने आंदोलन का नाम असहयोग ही क्यों रखा, उसके पीछे की कहानी यही थी। अब देखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि खिलाफत समिति का गठन हुआ था 1919 में बंबई में। दो अली बंधुओं ने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, और महात्मा गांधी ने बाद में ये निर्णय लिया कि वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज की प्राप्ति के लिए उन्होंने असहयोग कार्यक्रम को चलाने का प्रस्ताव निर्धारित किया। तो सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सितंबर 1920 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि भाई हाँ, हम लोग एक असहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो जो मुख्य शुरुआत जहां से निकल गया, किस अधिवेशन से निकल गया, अगर तुम्हारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि असहयोग कार्यक्रम का प्रस्ताव किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। हालांकि जब यह असहयोग कार्यक्रम को निर्धारित किया गया उसके बाद ये चीजें चलती रहेगी, किस तरह से आंदोलन का स्वरूप रहेगा, किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ेगा, या आंदोलन के अंदर हम लोग क्या क्या गतिविधियां करेंगे, किस तरह से आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा, इस तरह की चीजें, इस तरह की पेशोपेश कांग्रेस के अंदर चल रहा था। और भारी खींचतान भी चल रहा था। तो आंदोलन का स्वरूप कैसा हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया कि अभी आंदोलन में जो है पदवियां लौटा देनी चाहिए। पदवियां लौटा देनी चाहिए मतलब ब्रिटिश सरकार समय समय पर भारतीयों को सम्मान देने के लिए कुछ पदवियां देती थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो उपाधियों और पदवियों को लौटा देना चाहिए, मतलब सरकार से हमें किसी तरह की उपाधि की जरूरत नहीं है। तो स्कूल कॉलेज को छोड़ देना चाहिए, स्कूलों से कॉलेजों से जो भी टीचर्स या प्रोफेसर्स वहां पे काम कर रहे हैं उन लोग को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को उसका त्याग करना चाहिए, और विधायी परिषदों का बहिष्कार कर देना चाहिए। तो इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही थी कि किस तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे नेता ऐसे थे जो ये मानते थे कि भाई इस तरह से, मतलब वो हिचकिचा रहे थे एक तरह से, वो गांधी जी के इस कार्यक्रम में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। वो सोच रहे थे कि भाई विधायी परिषदों का अगर हम बहिष्कार कर देंगे
तो हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पाएंगे। उनका मानना था कि विधायी परिषदों के माध्यम से हम लोग काउंसिल में एंटर कर सकते हैं और उसके बाद जब सरकार का एक हिस्सा बन के सरकार के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से दबाव बना सकते हैं। तो काफी लोगों का ये मानना था। तो इसी तरह की पेशोपेश चलती रही और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि भाई असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो असहयोग कार्यक्रम को उन्होंने स्वीकार कर लिया। कौन से अधिवेशन में? दिसंबर 1920 के अधिवेशन में। तो सितंबर 1920 से लेकर दिसंबर 1920 तक ये कांग्रेस के अंदर ये पूरा माथापच्ची होती रही कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, पदवियां लौटानी है, स्कूल कॉलेज को छोड़ना, विधायी परिषदों का बहिष्कार करना है। तो लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन बाद में फिर इस टाइम पीरियड के बीच में काफी पेशोपेश के बाद कांग्रेस के 1920 के दिसंबर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि हाँ हम लोग असहयोग आंदोलन को स्वीकार करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के भीतर ही बहुत सारी अलग अलग धाराएं चल रही थी, बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी। ठीक है, शहरों में किस तरह से आंदोलन चला, गांवों में किस तरह से आंदोलन चला, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शहरों में आंदोलन को पढ़ते हैं कि शहरों में किस तरह से ये आंदोलन चला। देखो जैसे कि तुम्हें बताया गया था कि आंदोलन का स्वरूप कैसा हो कि पदवियां लौटा देनी, स्कूल कॉलेज छोड़ना। तो शहरों में ठीक इसी तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। सभी नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने पदवियों को छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया। स्कूल कॉलेजेस से भारी मात्रा में शिक्षक और छात्र, विद्यार्थी सभी ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाने पर जोर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। उस जमाने में हम ज्यादातर विदेशी आयातित वस्तुओं को पहनते थे या आयातित कपड़ों को पहना जाता था। ठीक है, तो उसका बहिष्कार किया गया और उसकी जगह स्वदेशी खादी वस्तुओं या खादी के कपड़े से बने शर्ट और कपड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो खादी के प्रयोग पर बल दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो मतलब हालत ऐसी हो गई कि एक समय पर जो विदेशों से आयातित जितने हमारे पास कपड़े थे उसको आयात जो है वो आधा हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो बिजनेस था वो पूरा आधा हो गया इस विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वजह से। तो स्वदेशी वस्तुएं हमने अपनाई, उसके अलावा विधायी परिषदों का बहिष्कार किया गया। लेकिन अब हम और इसके अलावा देखो एक और चीज मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो पिकेटिंग किया गया, जगह जगह पे पिकेटिंग किया गया। पिकेटिंग का मतलब क्या है? पिकेटिंग का मतलब ये है कि किसी भी दुकान या मकान के आसपास या उसके भीतर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर देना। तो इसमें ज्यादातर मुख्य भूमिका निभाई थी महिलाओं ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, महिलाओं ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई पिकेटिंग में। तो उन्होंने ज्यादातर शराब की दुकानों पे पिकेटिंग की। मतलब उसके भीतर जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया, उसको पूरा घेराव किया गया। इस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़े, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विधायी परिषदों का बहिष्कार किया गया। तो इस तरह से कोई भी आंदोलन इस तरह से ही चलता है। तो असहयोग आंदोलन भी इसी तरह से निर्धारित किया गया और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि समय के साथ साथ शहरों में जो है असहयोग आंदोलन धीमा पड़ता गया। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? देखो असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने, अभी इसके कार्यक्रम में क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया हमने, तो हमने क्या पहनना शुरू किया? भारत का अपना जो सूती वस्त्र है, उसके अलावा खादी के वस्त्र। लेकिन मिलों में बने हुए कपड़ों के मुकाबले भारत का जो खादी है ये काफी महंगा पड़ता था। तो लोग इसको ज्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए भी वो ये आंदोलन का धीमा पड़ना तय था, क्योंकि लोग ज्यादा दिन तक खादी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा स्वदेशी संस्थाओं का अभाव। स्वदेशी संस्थाओं का अभाव का मतलब हमने ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, टीचरों ने अपना काम छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए। लेकिन अब वो करे क्या? अब अगर हमने छोड़ दिया तो हमें रोजगार चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ऐसी स्वदेशी संस्थाएं थी नहीं उस समय कि स्कूल हो, कॉलेजेस हो, अदालत हो जहाँ पे हमारे लोग जाके काम कर सके। इस वजह से क्या हुआ, लोग ज्यादा दिन तक
अपनी जीविका को चला नहीं सके और वो धीरे धीरे अदालतों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया। तो ये रीजंस थे कि शहरों में ये आंदोलन क्यों बंद पड़ गया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गाँव में क्या हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।